बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, और फिर इसके साथ हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। अब हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको हम जो है वो स्टडी करते हैं। फ्लोरीन, ये सारे जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हैलोजेंस में आते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि इन हैलोजेंस में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन चारों में। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। अब रिएक्टिविटी जो हैलोजेंस की है वो डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि कौन जो है वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर सकता है। ठीक है, कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर सकता है उतनी उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर इसको मैं एक ग्रुप की फॉर्म में लिखूं, ग्रुप हैलोजेंस का जिस तरह ग्रुप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये इस तरह इसका पैटर्न होता है। अब ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम क्लोरीन की होगी, उससे कम ब्रोमीन की होगी, उससे कम जो है वो आयोडीन की होगी। एटॉमिक साइज अगर देखा जाए तो एटॉमिक साइज के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन का जो है वो उससे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का एटॉमिक साइज उससे बड़ा होगा, आयोडीन का एटॉमिक साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा। अब जितना किसी चीज़ का एटॉमिक साइज कम होगा, ठीक है, उतना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली हासिल कर सकता है। ठीक है, जितना किसी चीज़ का एटॉमिक साइज कम होगा उतनी ही क्या होगी, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है, ठीक है, जिस तरह मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूँ तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में इसके जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आ गए और बाकी कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे शेल में आएंगे। अच्छा, ये फ्लोरीन का है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 हो गए, और बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो जाएंगे थर्ड शेल में, यानी जिसका तीसरा शेल है उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब अभी मैंने आपको कहा है कि रिएक्टिविटी जो हैलोजेंस की है वो डिपेंड करती है कि कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकेगा उसकी उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब देखें, हम जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि किस में इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली ऐड हो जाएगा। अब देखें, ये वैलेंस शेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फ्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में ये वैलेंस शेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखें, फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, कम है, और क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कम फोर्स से जो है उसको उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करेगा। डिस्टेंस जितना कम होगा उतना इजीली आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स ये कि अगर हम फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो वो ज़्यादा इजीली जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है बानिस्बत क्लोरीन के। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन देखें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन में क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जा सकता है तो फ्लोरीन के जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी,
और क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी। इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन की निस्बत क्या होगी, कम होगी, और आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, ब्रोमीन की निस्बत कम होगी। तो इस तरह एक पैटर्न बन जाता है कि हैलोजेंस की जब रिएक्टिविटी देखी जाए टॉप से बॉटम की तरफ, हैलोजेंस क्या होती हैं, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है हैलोजेंस की, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपसे जो है वो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज मोर रिएक्टिव, कि इनमें कौन सा हैलोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा हैलोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हैलोजन से बन सकते हैं, उसमें एक फ्लोरीन से बन सकता है HF बन सकता है, क्लोरीन से HCl बन सकता है, ब्रोमीन से HBr बन सकता है, और आयोडीन से क्या बन सकता है, HI बन सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ ये एक कंसेप्ट वाली चीज़ है, इसको आपने गौर से समझना है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इन चारों में किसका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, HF का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो फिर क्या बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, किसका बॉन्ड सबसे वीक होगा, HI का बॉन्ड सबसे वीक होगा। HI का बॉन्ड जो है वो सबसे वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। डिस्कस हमने ये करना है कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की निशानी ये होती है कि वो इजीली हाइड्रोजन को निकाल सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो मोर इजीली हाइड्रोजन को निकाल सकता है। अब इन तमाम के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, HF के अंदर भी हाइड्रोजन है, HCl के अंदर भी हाइड्रोजन है, HBr के अंदर भी है, HI के अंदर भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन चारों में किस में से हाइड्रोजन को ईजीली निकाला जा सकता है। अब उसी में इजीली निकाला जा सकेगा जिसका बॉन्ड क्या होगा, सबसे वीक होगा। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन देखें तो HI का बॉन्ड जो है वो सबसे वीक बॉन्ड है, तो इसलिए HI से सबसे इजीली हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से पूछा जाए तो HI जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो HI होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, HBr होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, HCl होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, HF होगा। ठीक है, तो ये एसिड जो है स्ट्रेंथ का एक इसका पैटर्न है कि HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr जो है उससे वीक है, HCl उससे वीक है, और HF जो है वो सबसे वीक एसिड है। ये MCQs के हवाले से जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कंसेप्चुअली जो है वो याद करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात पूछ सकते हैं कि HI जो है वो HBr की निस्बत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों है, तो आपने बताना है क्योंकि HI जो है उन दोनों में यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है बनिस्बत HBr के। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन को इजीली निकाला जा सकता है बनिस्बत हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, तो इसलिए HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और HBr जो है वो वीक एसिड है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैलोजेंस के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं इनको हमने डिस्कस करना है। डिस्प्लेस कहते हैं किसी को निकाल के उसकी जगह ले लेना।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया जाता है। अब हैलोजेंस जो हैं ये दूसरे हैलोजेंस को निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कौन सा हैलोजेंस जो है वो किस हैलोजेंस को निकाल सकता है, तो इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। अब ये जिस तरह मैंने लिखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब जो ऊपर वाला होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी नीचे वाले की निस्बत, यानी फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर उससे कम होगी, ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो उससे कम होगी, आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे कम होगी, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं वो नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला हैलोजन जो है वो ऊपर वाले हैलोजन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। यानी ऊपर वाला हैलोजन जो है वो नीचे वाले हैलोजन्स को किसी कंपाउंड से निकाल सकता है, लेकिन नीचे वाला हैलोजन जो है वो ऊपर वाले हैलोजन्स को किसी कंपाउंड से नहीं निकाल सकता। मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिएक्शन है, सोडियम आयोडाइड है, ठीक है। सोडियम आयोडाइड्स का रिएक्शन अगर हम कराते हैं F2 के साथ, फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तो क्या ये F2 ये सोडियम आयोडाइड में आयोडीन को निकाल सकता है, क्वेश्चन है। तो हाँ, निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ऊपर वाला हैलोजन जो है वो नीचे वाले हैलोजन्स को किसी कंपाउंड से निकाल सकता है। तो फ्लोरीन जो है वो ऊपर है और आयोडीन नीचे है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो इस आयोडीन को निकाल के उसकी जगह ले सकता है और क्या बन जाएगा, ये NaF बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल, कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है। इसके साथ मैं लिखता हूँ Br2। क्या ये ब्रोमीन इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल सकता है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो अब यहाँ पे देखें, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ऊपर है, ठीक है। मीन्स के क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। ब्रोमीन कभी भी क्लोरीन को नहीं जो है वो निकाल सकता, ठीक है। ब्रोमीन कभी भी क्लोरीन की जगह नहीं ले सकता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्रोमीन कभी भी इस क्लोरीन को निकाल के उसकी जगह जो है वो नहीं ले सकता। एक और एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, KCl प्लस इसके साथ में कर देता हूँ F2 कर देते हैं, ठीक है। F2 कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो F2 जो है, यहाँ अगर आप देखें, F2 जो है वो ऊपर है और Cl जो है वो नीचे है। तो F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो Cl की निस्बत ज़्यादा है। तो F2 जो है वो इजीली क्लोरीन को यहाँ से निकाल के उसकी जगह जो है वो ले सकता है। तो इससे क्या बनेगा, KF बनेगा और साथ में क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। आपको मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, उन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि उनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक जो है NaI और Cl2, ये बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा आपने बताना है कि F प्लस I2 ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। K I प्लस यहाँ पे आप लिख दें F2
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इसको आपने बताना है। NaBr प्लस I2, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। NaI प्लस Br2, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये 4-5 रिएक्शंस हैं, आपने इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऊपर वाले जो होंगे उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, नीचे वालों की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा ऊपर वालों की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी, नीचे वालों की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम होगी। ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को निकाल सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को नहीं निकाल सकता। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अगर इसमें से कोई क्वेश्चंस है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।